हिंदुस्तान का मैं पहला ऐसा विधायक हूं जो विधायक रहते बीसी बना, और मैंने उसको चैलेंज भी किया। एक बता दें कि पूरी दिल्ली के अंदर कोई आदमी बता दे कि पूरी दिल्ली में मेरे रहते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा किया, मेरे रहते हुए कोई केस लूज़ किया। रोज़नामा खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ कासिम सैयद। अमानतुल्लाह खान, क्या नाम ही काफ़ी नहीं है? एक दबंग, जरी, बेबाक, गरीबों, मजलूमों और अक़लियतों की मजबूत आवाज़। ये मैं नहीं कहता, ये इनके चाहने वाले, इनके मिलने वाले और इनसे मोहब्बत करने वाले कहते हैं। अमानतुल्लाह खान एक एतमाद का और एक भरोसे का नाम है और हिंदुस्तानी मुसलमानों की एक उभरती हुई आवाज़ है जिसे अमानतुल्लाह खान कहते हैं। आइए आज उन्हीं अमानतुल्लाह खान के साथ एक बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में एक बहुत साफ गो गुफ्तगू करने जा रहे हैं। अमानतुल्लाह खान साहब, आपका रोज़नामा खबरें में खैर मकदम है। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये इंटरव्यू उनके घर पर आप देख रहे हैं कि बैठकर बहुत ही बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में हो रहा है। आइए उनसे कुछ ऐसे सवाल करते हैं जो कुछ लोगों के जहनों में हैं, उनके चाहने वालों के भी जहनों में हैं, और उनका जवाब आना ज़रूरी है। अमानतुल्लाह खान साहब, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं जी, और चेयरमैन की हैसियत से आपने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो इससे पहले के चेयरमैन नहीं कर सके हैं। शायद आपका एक काम करने का अंदाज़, आपकी बोल्डनेस आपको इस तरह के काम कराती है, लेकिन ये क्या वजह है कि चेयरमैन रहते हुए आपके ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद होना क्यों शुरू हो जाती हैं खुद बोर्ड के अंदर से, और ऐसा लगता है कि आप अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे? आपकी पहली मुद्दत भी पूरी नहीं हुई थी। इस मुखालफत की वजह क्या है और कौन लोग हैं जिसकी मुखालफत करते हैं? अब देखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड पे तकरीबन 1977 प्रॉपर्टीज़ हैं और एक एक प्रॉपर्टी में बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन है। अब जैसे फतेहपुरी एक प्रॉपर्टी है, जैसे जामा मस्जिद एक प्रॉपर्टी है, कश्मीरी गेट में कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जीके में हैं। तो पूरी दिल्ली के अंदर दिल्ली वक्फ बोर्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे या तो लोग कब्ज़ा किए बैठे हैं, पुराने ज़माने में किराया ले लिया। अब जैसे एक न्यू हराइज़न है, जैसे क्रिसेंट स्कूल है, तो अभी मैंने क्रिसेंट वालों को बुलाया था कि वो 500 रुपये महीना किराया देते थे, तो मैंने उनको कहा भाई 2.5 लाख रुपये महीना किराया लूँगा मैं आपसे, और वो एग्री भी हैं इस बात से, और 15 लाख रुपये का मुझे चेक भी दे कर गए। ऐसी फतेहपुरी में मिठाई वाला है मशहूर, वो 300 कुछ रुपया किराया देता था, उसका मैंने तकरीबन आज 60,000 रुपये महीना किराया आ रहा है। तो बहुत सारे लोग कब्ज़ा किए बैठे हैं, तो हम जब उनको कब्ज़ा खाली करने की बात करते हैं या उनको किराएदार बनाने की बात करते हैं तो वो परेशान होते हैं और वो कहीं ना कहीं लॉबिंग करते हैं और हमारे मेंबरान को वो मैनेज कर लेते हैं। महंगी प्रॉपर्टी दिल्ली में आप समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत बेहतरीन लोकेशन पर हैं, तो वो मेरे ख़िलाफ़ हो जाते हैं और कोई मकसद नहीं है, उनका अपना इंटरेस्ट है। अब जैसे एक शाह मर्दा है, वहाँ पर महमूद पराचा, बहादुर अब्बास और जो नईम फातिमा मेंबर थी उनके हस्बैंड वहाँ ख़ुद वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो हमने कुछ नहीं किया उसमें, हमें मालूम हुआ कि उसमें गड़बड़ियाँ चल रही हैं, तो हमने एक शिया ग्रुप की जगह दूसरे शिया ग्रुप को हमने वहाँ पर कमेटी में ले आया। अच्छे लोग हैं वो, तो उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ महाज छेड़ दिया। वहाँ पर एक राजधानी नर्सरी चल रही है जिसकी इनकम रोज़ाना लाखों में है, वो कोई हिसाब नहीं देते, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट सामने रख कर के वो कंप्लेनें करते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ये काम कर रहा है, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ऐसा कर दिया। तो वो कंप्लेनें करके एक पूरा सिस्टम को बनाया हुआ, और इस वक्त जो भी चीज़ें साजिशें हो रही हैं
उसके पीछे शाह मर्दा एक बड़ा मुद्दा है कि शाह मर्दा वाले चाहते हैं कि वो ज़मीन उन्हें दे दी जाए, और वो अपने, हम अगर किसी को छेड़ते हैं तो हमसे बड़ा फिर कोई वो नहीं है कि हम बेईमान भी हो जाते हैं, हम जालिम भी हो जाते हैं, हम, और वो करते रहें तो करते रहें, ज़मीन खाली पड़ी रहे। अब जैसे एक फतेहपुरी मस्जिद के नीचे कभी एक स्कूल हुआ करता था, अब वो बंद हो गया, एमसीडी का स्कूल था, उस पर किसी ने कब्ज़ा कर रखा था। अब वो हालत उसकी बहुत ख़राब थी, तो मैंने अपने इंजीनियर्स वहाँ भेजे, मैंने पूछा भी क्या हो सकता है, कहने लगे जी इसको हर पार्टीशन कर दिया जाए, हर उसके अंदर, पहले से वहाँ पे गेट थे, हमने वो पार्टीशन कर दिया, तो वहाँ एक दुकान की शक्ल बन गई, हमने वो किराए पर दे दी, रेवेन्यू बढ़ गया। अब हमने कुछ नहीं किया, खाली पड़ी थी, किसी को तकलीफ़ नहीं थी, वो बोसीदा हालत में थी फतेहपुरी मस्जिद का वो हिस्सा स्कूल के नीचे, किसी को उसकी फ़िक्र नहीं थी, लेकिन मैंने किराए पे दी, रेवेन्यू बढ़ाया और नंबर 1 में किराए पे दी, ऐसा भी नहीं, रेवेन्यू वक्फ बोर्ड को अच्छा खासा रेवेन्यू आया उसमें, लेकिन करोड़ों में रेवेन्यू आया उसमें, नंबर 1 में आया, उससे तकलीफ़ है। और ऐसी बहुत सारी, अगर कोई ज़मीन खाली पड़ी है, खाली पड़ी हुई है, लोग कब्ज़ा कर रहे हैं, हम उसको अगर अपने कब्ज़े में लेकर किराएदारी कर दें तो वो तकलीफ़ है। नहीं, एक बात है, आपने ये तमाम तफसीलात बताई, लेकिन वक्फ बोर्ड एक ऐसी जगह रही है जिस पर हमेशा बदनवानी के इल्ज़ामात लगते रहे हैं और जायदादें खुर्द-बुर्द होती रही हैं। इस तरह का परसेप्शन औक़ाफ़ के बारे में है, पूरे हिंदुस्तान में है, दिल्ली के वक्फ बोर्ड के बारे में भी रहा है। हो सकता है कि आपने उसके अंदर कुछ कमियाँ की हों, लेकिन आपके ऊपर भी इल्ज़ामात लगे हैं। अभी आपके ख़िलाफ़ सीबीआई इंक्वायरी का ऐलान हो गया है, एसीबी आपके पीछे लगी है। तो आखिर क्या वजह है कि इतनी साफ़ सुथरे काम करने के बावजूद भी आप पर बदनवानी के इल्ज़ामात क्यों लगे हैं और क्यों सीबीआई के हवाले केस अब देखिए, किया गया है? ये एक ऐसा इदारा था जो पूरी तरह से ख़त्म की कगार पर था और जिसमें बेईमानों का एक पूरा गढ़ था। जब मैं आया तो सीएम साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी और मुझसे कहा था कि काटो भरा ताज है। मैंने कहा दी ये मत दो जी, ये तो कीचड़ है, मैं इसमें, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तुझे ही करना है, और मैंने किया। कोई आदमी वहाँ मुझे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि मैंने किसी से पैसे लिए। आप चैलेंज कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं करोड़ों रुपए का मेरी विधानसभा में काम चल रहा है। मेरी अकेली विधानसभा में जसोला के अंदर 1300 करोड़ रुपए का एक जल बोर्ड का प्रोजेक्ट चल रहा है। मैंने चाय नहीं पी उसके यहाँ। कोई आदमी, आप ये तो कह सकता है कि अमानत ने किसी को कुछ कह दिया होगा, किसी से डपट दिया होगा, किसी को रोक दिया होगा, लेकिन कोई आदमी ये कहे कि बेईमाना किया होगा, ये नहीं है। मुझे इन्होंने बीसी बनाया, इन्होंने जो बीसी की डेफिनेशन लिखी पूरी, उसमें इन्होंने कहा कि मैंने इंक्रोच की, ज़मीनें कब्ज़ा की, लैंड ग्रैबिंग तो की। शायद पहला वाक़या है कि किसी विधायक को जो है बीसी बनाया गया हो। हिंदुस्तान का मैं पहला ऐसा विधायक हूँ जो विधायक रहते बीसी बना, और मैंने उसको चैलेंज भी किया। उसकी वजह से एसीबी भी एक्टिव हो गई, सीबीआई भी एक्टिव हो गई, सारी पुलिस एक्टिव हो गई। अब अगर मैं बेईमान हूँ, मेरे खिलाफ तो जांच कर रहे हैं ना, ये सीबीआई भी जांच कर रही है, सीबीआई भी जांच कर रही है, एसीबी भी जांच कर रही है। ये कहते हैं कि मैंने वहाँ पर भर्ती की। हाँ, मैंने भर्ती की ज़रूरत थी, वक्फ बोर्ड नए लीज रूल के हिसाब से किराएदारी करनी है, मैंने भर्ती की, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती की। 1995 में एक एक्ट आया था जिसमें कहा था कि सरकार से कंसल्टेशन करेंगे, वो परमानेंट जॉब के लिए था, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर भी रखे लोगों का कंसल्टेशन किया। एक कमेटी बनाई, रिक्रूटमेंट कमेटी, उसमें जामिया के भी लोग थे, बड़े बड़े सीनियर लोग थे। उस कमेटी की बुनियाद पर उन्होंने अखबारों में ऐड दिया, बोर्ड ने रेजोल्यूशन किया, बोर्ड ने पास किया, और मैंने वो पैसा वहीं से जनरेट किया वक्फ बोर्ड से, और मैंने उसको लोगों को दिया। आज तक जो लोग मैंने रखे, एक भी आदमी को मैंने सरकार से जो पैसा आता है, जो ग्रांट आती है, वहाँ से नहीं दिया। मेरे से पहले 95 से लेकर अब तक 24 लोग इन्होंने रखे, सबको परमानेंट कर दिए। मैंने किसी को परमानेंट नहीं किया। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर रखे हुए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पर ही हैं वो, और कॉन्ट्रैक्ट पर ही रहेंगे वो।
पीछे मैंने लीगल ओपिनियन लेकर के सीबीआई वालों ने जब मुझसे कहा कि भाई आपने 4 लोग पहले रखे हुए थे मतीन साहब के टाइम में, वो परमानेंट हो गए थे, बोर्ड ने परमानेंट कर दिए थे, मैंने उनको रिवर्ट कर दिया कि अगर नहीं रखे जा सकते तो नहीं रखे जा सकते। अब ये बताइए कि पहले के रखे हुए 24 लोग, 95 में एक्ट आया था, सबको परमानेंट कर दिया, सबको ग्रांट से पैसे दिए जा रहे हैं, रिटायरमेंट होने पर 20-20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं कर रहा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर रखे एक्ट के अंदर, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट से चलता है और एक्ट के अंदर हमें इस बात की इजाज़त है, रेगुलेशन के अंदर है कि चेयरमैन इनको रख सकता है, जो क्लास 1 ऑफिसर है उनको रख सकता है, सेकंड को रख सकता है, सीओ इनको रख, तो वो हमने कोई भी वहाँ पर लेकिन क्योंकि इन्हें बदनाम करना है, बोर्ड को डिफंग करना है, एक सरकारों पर भी, केंद्र सरकार पर बहुत सारी ज़मीनें, बताइए हमने आज तक जब से मैं आया हूँ एक भी केस नहीं हारा, एक भी केस लूज़ नहीं किया। किसी एक आदमी ने मेरे रहते हुए कब्ज़ा किया हो तो बताओ कहाँ किया? एक बता दें कि पूरी दिल्ली के अंदर कोई आदमी बता दे कि पूरी दिल्ली में मेरे रहते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा किया, मेरे रहते हुए कोई केस लूज़ किया। पहली मर्तबा पिटिशनर बने हम, सीनियर वकील, आज कोर्ट सुनता है हमारी बात, सीनियर वकील हम खड़े करते हैं। मुझसे पहले बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी जिसमें एक हमदर्द भी है, वो एक्स पार्टी होने की वजह से दिल्ली वक्फ बोर्ड हार गया, और जबकि एक्ट कहता है वन से वक्फ ऑलवेज वक्फ, जो एक बार वक्फ हो गया ता क़यामत तक वक्फ है। ये एक्स पार्टी होने की वजह से तकरीबन 36 केस हारे हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, उसमें डीएलएफ भी है, 36 केस हारे हैं। वो ये जिम्मेदार नहीं है क्या? अमानतुल्लाह ने मैं दिल्ली दंगा हुआ, दिल्ली दंगों में दिल्ली वक्फ बोर्ड का रोल क्या रहा सबने देखा। ईदगाह के अंदर हमने कैंप लगाया, जो दिल्ली दंगे में लोग, दिल्ली दंगे में वक्फ बोर्ड ने ज़्यादा काम किया आपकी पार्टी के मुकाबले में, ये इसको तो सब एतराफ़ करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी पार्टी ने भी काम किया और सरकार का ये एक हिस्सा है दिल्ली वक्फ बोर्ड भी। लोग अलग करते हैं, पॉलिटिकली अलग करते हैं, ऐसा नहीं है। दिल्ली वक्फ बोर्ड मुख्यमंत्री के अधीन आता है। मैंने अगर काम किया तो सरकार ने काम किया, सरकार ने काम किया तो हमने काम किया, और 30 करोड़ से भी ज़्यादा सरकार ने वहाँ मुआवजा दिया है। सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जिसका घर जला उसको पैसे दिए हैं, जो ज़ख्मी हुआ उसको पैसे दिए हैं, जो लोग मारे गए हैं 53-54 लोग मारे गए हैं, सबको 10-10 लाख रुपए दिए हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। मैं खुद कमेटी में था, माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी में विधानसभा के अंदर था। मुझे मैंने लोगों को बुला करके पैसे दिए, मैंने दिल्ली वक्फ बोर्ड से लोगों को पैसे दिए, मैंने वहाँ पर 18-19 मस्जिदें जो थी जिनको नुकसान हुआ था, तीसरे-चौथे दिन से काम शुरू करा दिया था। जब मरकज़ का मुद्दा हुआ तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ही मरकज़ को खुलवाने के लिए गया। आज मरकज़ अल्हम्दुलिल्लाह खुला हुआ है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जो काम किए वो सबके सामने हैं। जामा मस्जिद में अभी हम काम कर रहे हैं, फतेहपुरी के अंदर हम काम कर रहे हैं, सुनहरी मस्जिद के अंदर हम काम कर रहे हैं। जामा मस्जिद में तो वक्फ बोर्ड का आदमी घुस भी नहीं सकता था, लेकिन आज हम इमाम साहब की तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने हम पर भरोसा किया और हमारा उन पर भरोसा, उनका हम पर भरोसा, और हमने काम किया। अब एक सवाल वक्फ बोर्ड के बारे में और करूँ। ये कहा जाता है कि आपने कहा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखे हैं और उस पर भी एतराज़ हो रहा है। एक ये होता है कि आपने लोग रखे हैं लेकिन उनको वक्त पर सैलरी भी नहीं मिल पा रही है, इस तरह की शिकायतें आती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि अमानतुल्लाह खान दावे बहुत करते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, मैं स्कूल खोलूंगा, मैं कॉलेज खोलूंगा, लेकिन इतने साल में तो भाई कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तो बहुत दूर की बात है कि स्कूल भी शायद कोई एक खुला है। ये क्या बात, ये इल्ज़ाम सही है क्या? नहीं, देखिए, मैंने दिल्ली वक्फ इंग्लिश स्कूल खोला, एक स्कूल खोला जो चल रहा है, और स्कूल खोलने कौन देगा? जो ज़मीनों पर बैठे हुए लोग हैं वो कोर्ट चले जाते हैं। सीबीआई कहती है हमसे, हम कैसे खोल सकते हैं स्कूल? एक स्कूल मैंने खोला, वो जैसे चल रहा है, इवनिंग का अलग है, मॉर्निंग का अलग है, तो हमने तो शुरुआत की। मैं आता हूँ 4-5-6 महीने काम करता हूँ, उसके बाद जो है बोर्ड को डिफंग कर दिया जाता है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है, बोर्ड के रेजोल्यूशन के बाद कोई भी डेवलपमेंट की बात नहीं करता। जितने भी लोग हैं सिर्फ कमाई की बात करते हैं कि यहाँ से ये आ जाए, यहाँ से ये आ जाए। क्या झगड़ा है इनका? यही तो झगड़ा है। तो क्या कमाई पे आपने रोक लगा दी है, इस वजह से लोग नाराज़ हैं आपसे? वो जो है किराएदारी कराने लगे, लोग उनको पकड़ते हैं। मैं कहता हूँ एक्ट से चलेगा भाई। जब लीज रूल आ गया 14,
हमने उसके हिसाब से किराएदारी करनी है। आप आओ, आप सपोर्ट करो। मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप मैंने मेंबरों को कई बार बुलाया, उनसे बात भी की, भाई तुम ये बताओ अगर मैंने कहीं बेईमाना किया है तो बताओ कहाँ किया। वो कहते हैं हमें शिया है, शिया वो नईम फातिमा है, शिया कम्युनिटी से आती हैं, वो कहते हैं सारे शिया का जितना भी वो है वो मुझे दे दो। भाई मैं कैसे कंट्रोल में दे सकता हूँ, वो तो पूरे कौम का है, आप अकेली को क्यों दे दूँ? सारी कम्युनिटी आ जाए मैं दे दूँगा। अगर आप कोई इख्तलाफ है कि मैंने जो कमेटी बनाई है वो ख़राब लोगों की, तो आप अच्छे लोगों का नाम बता दो। लेकिन आपका क्या इंटरेस्ट है? आप ही क्यों रहेंगे वहाँ? बहादुर अब्बास ही क्यों रहेगा वहाँ? या ये नईम फातिमा के लोग, नईम फातिमा का हस्बैंड ही क्यों रहेगा रईस अब्बास? ये ईमानदार हैं क्या? और अगर आप ईमानदार हो तो जो रोज़ाने की कमाई है उसका हिसाब क्यों नहीं देते आप पहले कहते थे कि राजधानी वालों ने करोड़ों रुपए कमाए वहाँ से, तो वही आप चला रहे हो तो आप पर भी करोड़ों रुपए होंगे। हमने अगर कॉन्टैक्ट पर आदमी तो रखने हैं ना। मेरी एक फ़ाइल चल रही है, मैं 125 लोग जो जब मैं 2016 में इन्होंने मुझे हटाया था तो चीफ़ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसमें डीएम भी थे, 3 डीएम थे, उसमें सारे लोग थे, उसमें एआर वाले भी थे, सब थे। तो उन्होंने महसूस किया कि 100 बाकायदा है, रिपोर्ट है वो, कि 125 लोगों को दिल्ली वक्फ बोर्ड में ज़रूरत है, 125 लोगों को। मैं वो फाइल मूव कर रहा हूँ तो वो आज तक नहीं आई, आज तक सेंक्शन नहीं मिली। तो जब तक सेंक्शन नहीं आएगी, जब तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पर तो रखूँगा। दिल्ली सरकार से जो पैसा आता है ग्रांट का, वो तो मैं उसमें इस्तेमाल नहीं कर रहा, वहीं से कमा रहा हूँ रेवेन्यू दिल्ली वक्फ बोर्ड से, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की ऑन इनकम का है। तो उनको सैलरी क्यों नहीं मिलती? सैलरी कौन कहता नहीं मिलती? मिल रही है बिल्कुल, एक भी आदमी ऐसा नहीं है। अभी कल ही मैंने सैलरी सेंक्शन की है। कोई 1 महीने की सैलरी है जो इसकी है, जो पिछला महीना गया है, ये जुलाई की सैलरी है, जून तक की सब क्लियर है, जुलाई की है, मैं दे दूंगा 3-4 दिन में, 5 दिन में। अच्छा, आपने अभी बताया कि क्योंकि कोई ज़मीन नहीं मिलती इसलिए नहीं है, तो ये बात तो आपको पहले भी पता होगी कि भाई ज़मीन नहीं है, जो काबिज है वो खाली नहीं करेंगे, तो ऐलानात क्यों करेंगे? नजीब जंग साहब के पास में गया था, मैंने उनसे कहा कि भाई ये 5 जगहें हैं, आप इसका लैंड यूज़ चेंज कर दो, मैं यहाँ कॉलेज और स्कूल खोलना चाहता हूँ। उन्होंने लैंड यूज़ चेंज नहीं किया, दिल्ली वक्फ बोर्ड को ही भंग कर दिया। और बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, हमें स्कूल कॉलेजेस खोलने चाहिए और वक्फ बोर्ड की जितनी ज़मीनें हैं अब वो उसमें किया जा सकता है। लेकिन आप अभी जैसे दिल्ली वक्फ बोर्ड जहाँ है, छोटी सी एक जगह हमारे पास है, बच्चों का घर, बड़ी प्रॉपर्टी है, दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। कल मुझे पता लगा उन्होंने नोटिस किया कि ये ज़मीन तो हमारी है। अरे वक्फ बोर्ड एक इदारा है, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, लोग क्लेम करते हैं हमारी हैं, उनको शर्म भी नहीं आती, उनको लिहाज नहीं आता। अरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को तो वक्फ बोर्ड की रहने दो, उनकी कहाँ से होगी? बच्चों अगर कल ही नोटिस भेजा है कि साहब वक्फ बोर्ड खाली करें और ये तो हमारी है, भाई तुम क्या कर रहे हो उसमें? इस तरह की ज़मीनें हमें मिल जाएं, हम खोल देंगे। तो वक्फ बोर्ड के हवाले से जो चैलेंज इस वक्त आपको पेश है, उसको आप कैसे दूर करेंगे, कैसे हल करेंगे, कैसे सामना करेंगे? देखिए, जो मेरा काम है, किराएदारी कराना, ज़मीनों पर कब्ज़ा ना हो, कोई केस हम लूज़ ना करें, वहाँ पर बेईमाना ना हो, सारे चैलेंजेस के साथ भी ये काम तो मैं करूँगा। जब तक मैं उस ओहदे पर हूँ, कितने भी चैलेंजेस आए मैं काम करूँगा। वक्फ बोर्ड की हिस्ट्री में तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि कोई बच्ची आए और उसकी मेडिकल की फ़ीस हो और दिल्ली वक्फ बोर्ड उसको 6.5 लाख रुपया दे दे। हमने दिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़ीस जिनकी वक्फ बोर्ड ने पे की, जो दवाइयों के पैसे वक्फ बोर्ड ने दिए, जिनके घरों में चूल्हा नहीं जलता था वो दिया। दिल्ली दंगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कारोबार ख़त्म हो गए थे, उनको पैसे दिए। तो हमने आज भी बड़ी उम्मीद के साथ लोग हमारे पास आते हैं, दवाइयों के पर्चे लेकर आते हैं, हमारे घर में खाने को नहीं है, हमारा कोई कारोबार नहीं है, हम क्या करें, हम उनकी मदद करते हैं। हाँ, उस पर रोक लें। अभी जब से ये बोर्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है तो नया बोर्ड क्योंकि बोर्ड है, ऑटोनोमस बोर्ड ही है, तो बोर्ड की मीटिंग ना होने की वजह से बहुत सारे कामों में रुकावट आई हुई है। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें हैं हम वो सब कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जब तक मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ तब तक मैं वो काम करूँगा, जिस दिन नहीं रहूँगा उसकी तरफ मैं देखूँगा भी नहीं।